प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है पंचायत पर महापंचायत। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की बेला शुरू हो चुकी है और अब बिगुल बजने ही वाला है और सारी रणभेड़ियां बज गई हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं, सेनाएं सजने लगी हैं और सब तरफ अपनी अपनी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, अपने अपने तरीके से पंचायत चुनाव में अपना पूरा दमखम दिखाने की तैयारी कर चुकी हैं। बात कुछ बड़ी पार्टियों की करें तो बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें, जिसके लिए ये चुनाव बहुत ही अहम साबित होने वाला है, क्योंकि ये चुनाव ही तय करेंगे कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। इसलिए इस चुनाव को वो भारतीय जनता पार्टी बड़ी शिद्दत से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में बड़ी मुसीबत यह है कि किसान आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इससे पूरी तरीके से प्रभावित है। यही कारण है कि एक और जहां विपक्षी पार्टियां लगातार इसको हवा दे रही हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष इसकी हवा को कम करने के लिए तमाम कोशिश कर रहा है। विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी जिले स्तर पर संगोष्ठी करके इसको हवा दे रही है और पंचायत चुनाव जीतने की तमाम कवायद कर रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी तरह से इस चुनाव को जीतने की कवायद में लगी हुई है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने भी अपने पूरे सारी चीज़ों को जमा करके रखा हुआ है। और इसके साथ साथ में अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस किसान आंदोलन को धूमिल करने के लिए, किसान आंदोलन को मध्यम करने के लिए, किसान आंदोलन की आभा को खत्म करने के लिए चौपाल लगाने का ऐलान किया है। वो पूरे प्रदेश में 700 चौपाल लगाएगी, 700 जगह पर चौपाल लगाएगी और किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करेगी। किसान आंदोलन को का जो प्रभाव है उसे समाप्त करने की कोशिश करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी संगोष्ठी करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। तो पंचायत पर महापंचायत शुरू हो गई है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल हम इसका आकलन करेंगे यहाँ पर अपने स्टूडियो में। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, ये रिपोर्ट देख लीजिए। बीजेपी की किसान चौपाल किसानों के साथ सुलह की गुंजाइश कम देखते हुए बीजेपी ने देश भर में कृषि कानूनों का फायदा किसानों को बताने का बीड़ा उठाया है। बीजेपी ने देश भर में 700 जगहों पर चौपाल लगाने का ऐलान किया है। बीजेपी इन चौपाल के जरिए किसानों को कृषि कानूनों के बारे में गलतफहमी दूर करने और किसानों को कानून के फायदे गिनाने का काम करेगी, ताकि किसान आंदोलन को काउंटर कर सके। समाजवादी पार्टी किसान के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। सपा के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश भर के जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर रखे हैं। अखिलेश यादव ताबड़तोड़ महापंचायतों के जरिए किसानों के खैरख्वाह बनने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं किसानों के समर्थन में शिवसेना भी खड़ी दिखाई दे रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए किसानों के मुद्दे को उठाया और केंद्र सरकार पर सवालों की बौछार कर चुकी है। इसके अलावा आप पार्टी और कांग्रेस भी किसानों की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। प्रियंका और राहुल ने कई जनसभाओं के जरिए कांग्रेस को किसानों का करीबी बताने का प्रयास किया है। विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है और लगातार हमलावर है, लेकिन बीजेपी ने भी चौपाल लगाने का पैतरा अपनाकर एक नई रणनीति की तैयारी की है। अब देखना यह है कि चौपालों से किसानों को किस हद तक समझाने में बीजेपी सफल हो पाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ,
तो सारी सेनाएं सज चुकी हैं और रणनीतियां सारी बन चुकी हैं, कैसे किसको मात देना है इसकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन जनता किसको सर आंखों पर बैठाएगी ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नागेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है नागेंद्र सिंह राठौर जी आपका। उदयराज सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। उदयराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राजेश सिंह कुशवाहा जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से प्रीतपाल सिंह जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रीतपाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे प्रीतपाल जी, गुजरात में उन्होंने एक जगह पर चुनाव में डंका बजाया है, अपने बुलंद हौसले के साथ में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपने पांव पसारने की कोशिश कर रही है। तो प्रीतपाल का ही रुख कर लेते हैं। प्रीतपाल जी, कितने उत्साहित हैं आप गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव को, पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, जिस तरह से हम लोगों को हर जगह पे स्वीकारता मिल रही है, हमारी पार्टी को, हमारे कामों को लोग स्वीकार कर रहे हैं और हमारे कामों को समझ रहे हैं, और उसको देखते हुए विगत दिनों में जैसे हिमाचल का चुनाव भी हम लोगों ने जीता, 40 सीटें हम लोग लड़े थे, 36 सीटें वहाँ जीत के आए हैं, 96 सीटें हम लोग महाराष्ट्र में भी जीत के आए हैं। इसी उत्तर प्रदेश में नगर निगम जो 2017 का हम लोग लड़े थे, 71 सीटें हम लोग जीते थे इसी नगर निगम में। तो आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों की जो डिमांड है, अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये बार बार कहते हैं कि लोगों की अगर डिमांड आएगी, लोग अगर चाहेंगे आम आदमी पार्टी आए, उनके जो रुके हुए काम हैं, जो उनको जनता को चाहिए उसको देना हो, उसके लिए आम आदमी पार्टी अग्रसर है। अब यहाँ के लोग डिमांड करने लगे हैं। अभी आप समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ मैं खुद कई जिले मेरे पास है, वहाँ पे मैं जाता हूँ प्रत्याशी चयन के लिए, हर मतलब वार्ड से, हर जगह से 10-10, 12-12 नाम मेरे पास आ रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के टिकट से लड़ें, आम आदमी पार्टी के झंडे बैनर से लड़ें, क्योंकि गुजरात के अंदर हम लोग दूसरे नंबर की पार्टी हम लोग सूरत के अंदर आए हैं, 27 सीटें हम लोगों ने वहाँ से जीती है। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी हम जो पंचायत चुनाव लड़ेंगे लोगों के बीच में जाकर, तो हम लोग की प्रसिद्धि बढ़ेगी, और जो दिल्ली के काम हैं उसको देखते हुए लोग आगे आएंगे और हम लोग को जिताएंगे, हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। दिल्ली 27, सूरत में 27 सीटों का जो सूरत उदय हुआ था, वो अब एक बार यहाँ से इसका फिर से शुरुआत करेंगे। नागेंद्र सिंह राठौर जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी को सूरत के बाद यहाँ भी अपना आम आदमी का परचम लहराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? नागेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? नागेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के प्रीतपाल सिंह कह रहे हैं सूरत में सूरज उदय के बाद उत्तर प्रदेश की बारी है, अब जनता उनको बुला रही है, सर आंखों पर बैठा रही है। अगर कोई स्वयंभू अपने को घोषित कर रहा है तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? इसको तो अभी आपका ही एक चैनल ने, किसी ने सर्वे दिखाया है, इनका तो कहीं अता पता नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली नहीं है जी। नागेंद्र जी को आधार है आपका? प्रीतपाल जी, आऊंगा आपके पास। आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं राठौर जी। अगर कोई ख्वाबों में जीना चाहता है तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? ख्वाबों में जीने का सबको हक है। जी ठीक है, जी ठीक है, ठीक है जी, चलिए ठीक है। नागेंद्र जी बने रहिए, हमारे साथ में आएंगे आपके पास। उदयराज सिंह जी, क्या कहेंगे आप? कि पंचायत चुनाव जो है जी, ये चुनाव वैसे तो गांव में किसका प्रभाव है, लोग उस हिसाब से लड़ते हैं, लेकिन हमेशा गांव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। और आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं कि पंचायत चुनाव में भाजपा बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर है।
और वही एक कारण है कि जिसकी वजह से पंचायत चुनाव की तारीखें तो सरकार बराबर घोषित करती है, लेकिन अपने लोगों से ही कभी हाई कोर्ट का सहारा लेकर के चुनाव रुकवाने का काम करती है, कभी सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के चुनाव रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि इससे साफ लगता है, अभी जो आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, एकदम स्पष्ट है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से भाजपा का वजूद समाप्त हो चुका है। इसलिए मेरा मानना है कि होने वाले पंचायत चुनाव में पूरे सूबे के अंदर समाजवादी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव जीत करके, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, सबसे अधिक तादाद में समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव जीत करके आएंगे। चलिए सबसे अधिक तादाद में समाजवादी पार्टी जीत करके आएगी। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जावेद अहमद साहब जुड़ चुके हैं। जावेद साहब, आपका भी स्वागत है। और सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रख दिया है, सब बता रहे हैं कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सब हम ही जीत रहे हैं। आपकी क्या राय है? देखिए प्रदीप जी, निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी करता है और अपने हिसाब से वो दावे करता है, लेकिन ये हम आप सब लोग जानते हैं कि अंततोगत्वा निर्णय तो जनता को देना है। कांग्रेस की भी पूरी तैयारी है। हम लोग पिछले कई महीने से पंचायत के संगठन पर लगे थे, संगठन सृजन अभियान चल रहा था, गांव-गांव चौपालें चल रही हैं, और इधर हमारे यहाँ जो फाग चौपाल भी चालू हो गई है गाँव के इलाके में। और ये पूरी ग्रामीण व्यवस्था का चुनाव है पंचायत का, तो इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस अपने पिछले किए गए कार्यों और वर्तमान में जो वर्तमान परिवेश है, जो स्थितियां हैं इस उत्तर प्रदेश की और देश की, हम उन सभी किसानों की समस्याओं को लेकर चुनाव मैदान में निश्चित रूप से होंगे। और उसमें हर दल जिस तरीके से प्रयास करता है, कांग्रेस भी पूरी सक्रिय भूमिका में होगी। और हम कांग्रेस ने एक चीज़ और निश्चित की है कि हम कांग्रेस के समर्थित, कांग्रेस के प्रत्याशी मात्र जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में ही कांग्रेस उतारेगी जी। तो हम जिला पंचायत सदस्यों पर जो हमारा फोकस है, जो मेहनत है, उस पर कांग्रेस अपनी रणनीति पर, अपने कार्यों पर और अपने संगठन के बल पर जनता का आशीर्वाद और विश्वास प्राप्त करने का निश्चित रूप से प्रयास करेगी। चलिए, खाली जिला अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर राजेश सिंह कुशवाहा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर भी हैं। बहुत स्वागत है राजेश सिंह कुशवाहा जी आपका भी। और क्या कहेंगे, आपने सारी राजनीतिक पार्टियों को सुना, आपका क्या आकलन है? इसमें देखिए, नए दलों के लिए तो अवसर ही रहता है, और पुराने दलों के लिए अवसर ये है कि वो अपने कद को बनाए रखें, और जो अपनी जमीन खो चुके हैं वो पूरा अपनी जमीन पाना चाहते हैं। तो सबके अपने अपने दावे हैं। अब ये चुनाव है, मुद्दे हैं जमीन के, लेकिन पंचायत चुनाव में जमीन के मुद्दे, यानी जमीनी मुद्दे मतलब कि स्थानीय मुद्दों का महत्व ज्यादा होता है। अब स्थानीय मुद्दों में कौन अपने दल की तरफ से ज्यादा उभर के आता है, ये चुनाव तय करेंगे। ठीक बात है, स्थानीय मुद्दे तो होते हैं, लेकिन आजकल हर चुनाव में प्रदेशीय और देशीय मुद्दे भी सामने आ जाते हैं। अब नाली खलंजे वाली राजनीति नहीं रह गई, अब देश विदेश वाली राजनीति रह गई। और प्रोजेक्शन होता है नए मुद्दों को, और चुनाव को एक नई दिशा, अपनी दिशा में ले जाने का हर दल कोशिश करता है कि हम कैसे चुनाव को ले जाएं। चलिए, नागेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। नागेंद्र सिंह जी, आपको आवाज मिल रही हो अगर तो? किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है वो आपको बड़ा डेंट पहुंचा रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आपने 700 जगहों पर चौपाल लगाने की बात की है। आपको लगता है इस चौपाल से आप इस आंदोलन को धूमिल कर पाएंगे, इस आंदोलन की जो आभा उसको खत्म कर पाएंगे? विश्वकर्मा जी, आप जिस किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं वो किसानों का आंदोलन नहीं है, वो विरोधी दलों का एक अपना कार्यक्रम बन रह गया है। किसान उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से योगी जी पर भरोसा करता है। यहाँ के गांव का हर मतदाता योगी जी पर भरोसा करता है।
यहाँ का नौजवान योगी जी पर भरोसा करता है और केंद्र की मोदी जी की सरकार पर भरोसा करता है। ये विरोधी दलों का सिर्फ अब इनके पास कुछ और जमीन नहीं बची है, इसलिए ये किसान के बाद अपनी जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि किसानों में किसी तरीके का रोष है। उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का काम होगा। नागेंद्र सिंह राठौर जी, जी नागेंद्र सिंह जी, अगर किसान आंदोलन का प्रभाव नहीं है तो आप 700 जगह पर किसान चौपाल क्यों लगा रहे हैं? हम किसानों, अरे भाई भारत गांव में बसता है और जब गांव में बसता है तो कृषि पर आधारित है। वहाँ बहुमत किसानों के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये लोगों को बता रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, केंद्र की सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं किसानों के लिए लागू की है, हम उन योजनाओं के लिए उनमें जन जागरण चलाने का काम कर रहे हैं। आवाज आ रही है हमारी आपको? नागेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही हम तक। जी जावेद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए प्रदीप जी, नागेंद्र जी जो बात कह रहे हैं कि वो किसानों का आंदोलन नहीं है, तो किसानों का आंदोलन नहीं है तो इन्हीं किसानों को खालिस्तानी कहा गया, आतंकी कहा गया। और फिर 11 राउंड की वार्ता किसने की? सरकार ने की। और वो सरकार किसकी है? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसने वार्ता की। नागेंद्र जी को पता ही नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक फोन कॉल की दूरी है। भाई किसानों के पास पीएम साहब का नंबर नहीं था और पीएम साहब के पास बीएसएनएल का या एमटीएनएल का नंबर है जो ध्वस्त हो चुका है, जिसकी कॉल किसानों तक जा नहीं पा रही है। तो ये किसको आप भ्रमित करने का काम कर रहे हैं नागेंद्र जी? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से आप पहले स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए कि आपको कहना क्या है। अगर किसान नहीं है तो ये लोग कौन है? क्यों आपने पार्टी की मीटिंग में तय किया कि हमारे सांसद और विधायक किसानों के गांव में जाकर उनसे संवाद करेंगे? और संवाद की स्थिति क्या हुई? आपका बायकाट हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में, और बायकाट की स्थिति ये हुई कि अब आप फिर किसान चौपाल पर आ गए। अरे आप पहले ठीक से सोचें कि आप किसानों का शोषण करते जाएंगे। किसानों के साथ आपने क्या किया? नाबार्ड की रिपोर्ट आ गई है, किसान की 17% आय कम हो गई है। हर किसान देश का 1 लाख रुपए का कर्जदार हो गया। आपके गन्ना मंत्री जहां के हैं, उस चीनी मिल का 550 करोड़ रुपए से अधिक का किसानों का बकाया है। आप बात करते हैं धान आपने किस रेट पर खरीदा? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हाल है? जवाब तो लीजिए। जवाब तो आप दे नहीं पा रहे। जवाब जावेद अहमद साहब, जवाब नागेंद्र जी कुछ जवाब दे रहे हैं। उदयराज सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी गाड़ी कृपया एक जगह पर पार्क कर लें। नागेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आइए, मेरी आवाज यहाँ, हमें आपकी आवाज सुनाई दे रही है, मेरी आवाज वहां नहीं पहुंच रही है। नागेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उदयराज सिंह जी के पास चलेंगे। उदयराज सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि मैंने पहले भी अनुरोध किया था, अपनी गाड़ी एक जगह पार्क कर ले। नहीं, गाड़ी लगातार आपकी चल रही है। जी प्रीतपाल सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अगर जो बच्चा साल भर अगर अच्छी पढ़ाई कर लिया हो तो एग्जामिनेशन के समय वो पर्चे पे ध्यान देता, क्वेश्चन पत्र पे ध्यान देता, इधर उधर मुंडे नहीं घुमाता वो। अगर ये 700 जगह पे चौपाल लगाने जा रहे हैं तो ये वही प्रतीत होता है कि द्वारे आई बारात और वहाँ पे खेत में जाके हम सब्जी बो रहे हैं कि अब सब्जी हो तो मैं बारात का स्वागत करूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ का एक पुलिंदा है। अगर दिल्ली के तर्ज पर, दिल्ली में हम 2020 में जब चुनाव में गए थे तो हम लोगों ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा। अगर हम लोगों ने काम किया, अगर आम आदमी पार्टी ने काम किया है तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना। क्या इस दम पे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में उतरने वाले? थोड़ी ना बुलाया, पंचायत चुनाव पे उतरने वाले हैं, थोड़ी ना बुलाया। अगर योगी आदित्यनाथ जी गन्ना के ऊपर भाव बढ़ाते हैं, 2 रुपए का चेक देते हैं, अगर कोई किसान जाके किसान आंदोलन में बैठा उसको 50 लाख रुपए का मुचल के वो
दंड के रूप में उसके दरवाजे पे नोटिस भेजी जाती है, तो किसान वो भूला नहीं है। जैसे प्रदीप जी आपने कहा कि अब नाले खड़ंजी की राजनीति नहीं रहेगी है, किसान ये समझ चुका है कि दिल्ली के बॉर्डर पर हमारा देश की राजधानी के पास मैं अपनी बात रखने के लिए जंतर मंतर जा रहा था, मुझे रोका गया। क्या मुझे क्यों रोका गया? अगर मेरी बात सत्य है, अगर मैं गलत भी हूं, तो मुझे वहां तक जाने दीजिए। क्या देश के अंग नहीं है दिल्ली? दिल्ली को क्यों रोका गया? आपको पंचायत चुनाव आपको जी प्रदीप जी 17 से 18% जीडीपी का अगर कोई भार उठाता, वो किसान उठाता है। लॉकडाउन में भी किसान ही अपने कंधे पे उतारा, दुकानें उकानें सब बंद, इंफ्रास्ट्रक्चर दोगुनी हो गई आय सबकी। कहां दोगुनी होगी? किस जगह से दोगुनी होगी? देश में लोगों की आय दोगुनी हो गई है। 10 रुपए किसान गन्नों का खाली रेट बढ़ाया इन्होंने। पिछले 2 साल से गन्नों का बकाया अभी तक नहीं उतरा है। किसान अपना 4 दिन से अनाज लेके यही बाराबंकी में रो रो के किसान वहीं पड़ा रहा, उसका अनाज नहीं लिया गया, अगले की मौत होगी वहीं पे। तो ये खाली कहना, मंडियों में व्यवस्था आप नहीं दे पाए, किसानों को गन्ना का मूल्य नहीं दे पाए, उनको बकाया नहीं दे पाए, 50-50 लाख रुपए की नोटिसें वहां भेजा दी गई। किसान इसी का बदला लेगा। योगी आदित्यनाथ में अगर बल होता तो इस बात पे जाते, अगर मैंने किसानों के लिए अच्छा काम किया, नागेंद्र जी, किसान हमें वोट दे। प्रीतपाल कह रहे हैं कि ना तो आपने गन्ना किसानों की सुध ली, ना दूसरे किसानों की सुध ली, किसान आपको सबक सिखाएंगे। नागेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है नागेंद्र जी की आवाज नहीं मिल पा रही, पहुंच पा रही है। उदय जी का रुख करेंगे। उदय सिंह जी, नागेंद्र जी कह रहे हैं कि हमने किसानों की आय मतलब पूरे प्रदेश में लोगों की आय दोगुनी कर दी है। देखिए, ये जो कह रहे हैं प्रदीप जी राठौर साहब, जो अभी मैं सुन रहा था कि भाजपा की योगी सरकार की बड़े तारीफ के पुल बांध रहे थे कि नौजवान संतुष्ट है, किसान संतुष्ट है, विपक्षी दल केवल किसान आंदोलन को मुद्दा बना रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि 4 साल के अंदर जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कितने नौजवानों को जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, कितने लोगों को रोजगार से बेदखल करने का काम वर्तमान हुकूमत के द्वारा किया गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने तो कहा था कि किसानों की उपज का दुगना मूल्य दिलाने का काम करेंगे। आज अगर हालात अरे दिला तो दिया, दोगुनी कीमत, दोगुनी आय हो गई उत्तर प्रदेश में लोगों की। उदयराज जी को बता रहा हूँ, दुगनी कीमत कहाँ से मिल रही है? आज किसान दुगुनी कीमत नहीं, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। ये सरकार का और नागेंद्र जी का दावा है। सरकार का दावा बिल्कुल झूठा है। आय दुगनी कहाँ से हो गई? कोई क्या इन्होंने जो सरकारी कर्मचारी हैं, मैं मान लेता कि इनकी बात सही है कि आय दुगनी हो गई है। जो आपका सरकारी कर्मचारी जो तमाम विभागों में सरकारी नौकरी कर रहा है, क्या सरकार ने जो उनकी तनख्वाह आज से 4 साल पहले थी, क्या उसको दुगनी करने का काम किया है? डीए काटने का काम किया। और अभी जो कोरोना पीरियड में तमाम उनके जो भत्ते अनाउंस मिलते थे, उनको समाप्त करने का काम किया गया। तो ये दुगनी करने का काम इस सरकार ने नहीं किया है, बल्कि लोगों को भुखमरी के रास्ते पर ले जाने का काम उत्तर प्रदेश हुकूमत में बैठे हुए मुख्यमंत्री ने किया है। ऐसे ऐसे आदेश पारित किया है। याद होगा आपको, जिस समय चुनाव हो रहा था 2017 में, इन लोगों ने कहा था कि किसानों को उनकी उपज का दुगना मूल्य देने का काम करूंगा। आज जो इनका सरकारी रेट धान का था 19 रुपए पर किलो था, 1900 रुपए क्विंटल। क्या कहीं किसान का धान ठीक है? किसान अरे वो कह रहे हैं कि जितना पहले खरीदा जाता था उससे कई गुना ज्यादा खरीदा गया है। उदयराज सिंह जी, सरकार बता रही है, आंकड़े भी बता रहे हैं कि जितना पिछली बार खरीदा जाता था उससे ज्यादा खरीदा गया है। झूठे आंकड़े पेश करने में बहुत माहिर है। झूठे आंकड़े अगर और किसी से झूठ बोलना सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से झूठ बोलना सीख ले। आज इनको चौपाल लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज ये कहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं सीख पा रहे? पिछले 6 साल से 6 साल से क्यों नहीं सीख 6 साल से क्यों नहीं सीख पा रहे आप लोग? जो करना वो हम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है
कि आज जो ये चौपाल लगाने का काम कर रहे हैं, चौपाल में आप अपने रिपोर्टर भेजिए कि कई लोग आते हैं। अगर आज सारे लोग इनके कारनामों से संतुष्ट होते, इनके कार्यों से संतुष्ट होते, तो शायद इनको जश्न मनाने की आवश्यकता नहीं थी। और इतना ही नहीं, इससे ज्यादा फेल्योर सरकार क्या हो सकती है कि दिसंबर में पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन आज ठीक है अप्रैल की शुरुआत होने के पंचायत चुनाव नहीं करा पाए हैं। नहीं पंचायत चुनाव तो कोर्ट के बाजे वजह से रुक गए ना, चुनाव तो होने जा रहा था। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा राजेश सिंह जी का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रति व्यक्ति आए हैं, सरकार आंकड़े प्रस्तुत कर रही है कि दोगुनी हो गई है उत्तर प्रदेश में, और विपक्ष कह रहा है ये झूठ का पुलिंदा है। तो कितना सच है और कितना झूठ है, ये राजेश सिंह ही तय करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजेश सिंह जी, आपने सुना कि सरकार कह रही है और नागेंद्र सिंह जी राठौर कह रहे हैं कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है, आंकड़े भी बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसको झूठ का पुलिंदा कह रहा है। देखिए, आजकल जो पॉलिटिकल पार्टी और सत्ता में और विपक्ष में सभी लोग जो बैठे हैं, एक गेम होता है डेटा ऑफ साइंस। तो डेटा साइंस का जो गेम हो रहा है, तो वो तो ठीक है कि आंकड़ों में सरकार ने दिखाया कि काम हुआ है और लोगों की आय बढ़ी है। अभी आपने एक नया डेटा देखा होगा, आज ही कुछ संपादकीय लिखे गए हैं कि कुछ लॉकडाउन में जो कुछ अमीर ज्यादा हो गए और कुछ लोग 55 नए अरबपति हमें मिला इस देश में। और उसी में आगे लिखा है कि करोड़ों लोगों की आय प्रभावित भी हुई। तो गेम जो है डेटा साइंस का, सरकारें तो अपने हिसाब से डेटा दिखाएंगे, प्रस्तुत भी करें, काम करें भाई, वो तो दिखाना ही है उनको, क्योंकि नहीं दिखाएंगे तो उनको कैसे प्रोजेक्ट करें कि हमने काम किया। और विपक्षी दल वो तो आरोप लगाएंगे कि इन्होंने आंकड़े इनके सच है कि नहीं, ये वो नहीं मानेंगे, वो चाहे वो कागज उनके पास हो चाहे ना हो। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि इस चुनाव में हम जो लेके जा रहे हैं, और जैसे सत्ताधारी हमारी बीजेपी पार्टी, उसके पास एक संगठन है और उसने एक बहुत अच्छा काम किया डेटा पे बेस। नहीं, उससे पहले जरा ये क्लियर कर दीजिए कि दरअसल क्या ये वाकई सच्चाई है या वाकई झूठ का पुलिंदा है? आय बढ़ी है, ये सच है, आय बढ़ी है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं। अब ये ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप कुछ कह रहे थे, बीजेपी के पास में पूरा संगठन है, बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व स्तरीय पार्टी है, बहुत अच्छा डेटा साइंस का बहुत अच्छा उनके पास रिकॉर्ड भी है, और उससे वो उस गेम को बहुत अच्छा खेलते भी हैं। वहीं बाकी पार्टियां इसमें मात खाएं। जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए उदयराज सिंह जी के पास चलते हैं। उदयराज सिंह जी, एक और मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज गाड़ी रोक लीजिए, आधे घंटे का वक्त और है, 25 मिनट का वक्त और है, उसके बाद आप चलिएगा। उदयराज सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, आप ही से मुखातिब हूं कि अब आजकल अखिलेश फिर मंदिर मंदिर जाना शुरू कर दिए हैं, और आपकी समाजवादी पार्टी की जो बुलेटिन है, किताब है, उसमें भी फ्रंट पेज पर टीका लगाते हुए और चंदन लगाते हुए फोटो लग रही है। तो क्या मंदिर मंदिर का खेल होगा इस बार? आज मंदिर और मस्जिद का नहीं है, टीका लगाना, मंदिर में जाना, ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ सवाल है।
आदमी श्रद्धा उसकी कहाँ है? लोग मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, तो ये तो एक श्रद्धा का प्रश्न है कि अखिलेश जी टीका लगा रहे हैं। नहीं, श्रद्धा का प्रश्न तो है सर, लेकिन आजकल ये राजनीति का प्रश्न हो गया है। कौन कितना मंदिर जा रहा है, कौन कितना मस्जिद जा रहा है और कौन कहाँ सजदा कर रहा है, ये राजनीति का तो केवल एक ही दल के लोग करते हैं और वो है भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपको याद, तो क्या आप उन्हीं की पिच पर जाकर खेल रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको याद होगा विंध्याचल गए अखिलेश जी, अभी जहां जहां जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करना नहीं भूल रहे हैं। राधे कृष्ण के मंदिर में गए, विंध्याचल मंदिर गए, चित्रकूट में मंदिर गए। का आप नाम ले रहे हैं जी, वहाँ पर माननीय अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम थे। माननीय अखिलेश जी वहाँ पर गए और चूंकि वो धार्मिक स्थल है तो इसलिए वहाँ दर्शन करने वो गए। लेकिन अगर आप, अरे सर, अखिलेश जी पहले भी जाया करते थे सारी जगह पर, लेकिन मंदिर तब नहीं जाते थे। होता था उनका, और वहाँ अगर कोई मंदिर या धार्मिक स्थल होता था तो इससे पहले भी अखिलेश जी वहाँ जाया करते थे। जी जी, चलिए। तो ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आखिर उसने अखिलेश को मंदिर जाने के लिए बाध्य कर दिया। नहीं, पहले तो आप कब्रिस्तान की दीवारें बनवाते थे। जाने दीजिए मेरी जी, आपको याद होगा जिस समय हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव हो रहा था 2019 में, आखिरी राउंड जब चुनाव होना था उसके एक दिन पहले इस देश के प्रधानमंत्री जी वो जाकर के बद्रीनाथ और केदारनाथ की गुफा में बैठ गए थे और तब तक नहीं निकले जब तक वोट नहीं पड़ गए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हैं और अपने कार्यक्रम में चले जाते हैं। अरे वो साधना करने गए थे, वो कुंडलिनी जगाने गए थे प्रधानमंत्री जी, ज्ञान प्राप्त करने गए थे। आप क्या अखिलेश भी कर सकते हैं? अखिलेश जी को आपने सुना होगा, वो जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हैं और अपने कार्यक्रम में चले जाते हैं। नहीं, मुझे ये बता दिए, भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है आप पर कि पहले आप कब्रिस्तान की दीवारें बनवाते थे, पहले आप हर ईद पर, बकरीद पर बड़े बड़े जलसे करते थे, दावत करते थे, और अब उसकी जगह पर आप कन्याएं खिला रहे हैं। ये तो बदलाव भारतीय जनता पार्टी की वजह से है ना? पार्टी की वजह से नहीं है। जो हम ईद मनाते थे, बकरीद मनाते थे, तो होली भी मनाते थे, दीपावली भी मनाते थे। मैं किसी लेकिन वो उतने बड़े लार्ज स्केल पर नहीं मनाते थे, आप स्टेज पे मनाते थे। लार्ज स्टेज पर ही हम लोग मनाते थे, सारे कार्यक्रम मनाते थे। आप कभी गए होंगे अगर अखिलेश जी के यहाँ दीपावली में गए होंगे तो उनके घर पर सारे लोग मिलने आए होंगे, उन्होंने सबको मिठाई खिलाया होगा। हाँ, बिल्कुल खिलाया। हाँ, बिल्कुल खिलाया है, जरूर खिलाया, इस बात में कोई शक नहीं है। जब कोई ईद का त्योहार हुआ तो उन्होंने उस कार्यक्रम को उसी तरीके से मनाया जिस तरीके से हिंदुओं को त्योहार मनाते हैं। जी चलिए जावेद अहमद साहब, अखिलेश जी ने तो ट्रैक अपना चेंज कर लिया, राहुल भी कई बार ट्रैक चेंज कर चुके हैं, चाहे चीन की यात्रा पर गए, वहाँ पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए, मंदिर मठ भी हुआ, फायदा भी मिला। उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से प्रदीप जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, ये इन्होंने क्या किसी धर्म का पेटेंट करा लिया है क्या अपने नाम? ये भारतीय जनता पार्टी तो धर्म का धंधा करने का काम करती है और लोगों की निजी आस्था पर सवाल खड़ा करने का काम करती है। अरे कोई व्यक्ति अपने धार्मिक जो उसकी आस्था है, उसकी निष्ठा है, कोई कन्या खिलाएगा, कोई आरती में शामिल होगा, कोई भजन में शामिल होगा, कोई पूजा करेगा। अब प्रधानमंत्री जी कुंडलिन जगा रहे थे, कुंडलिन के बारे में मुझे भी थोड़ा बहुत मालूम है, BHU में पढ़ाई दी जाती है। ये अपने परिवार के जो मृतक लोग हैं उनसे बात करने का एक योग है, इतना मैं भी जानता हूं। तो प्रधानमंत्री जी किससे बात कर रहे थे? बात नहीं कर रहे थे, वो उस दिन एक तरीके से पूरे समय ड्रामा करते हुए धर्म की आड़ में
वो राजनीतिक स्टंट कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। अगर कुंडलीन जगानी है तो उनको किसी शमशान में जाना पड़ेगा। यही कुंडलीन योग शमशान में होता है। बद्रीनाथ लीजिए, योग करने गए थे, कुंडलीन जगाने गए थे। आपने कुंडलीन कहा तो मैंने उसका जवाब दिया। एक मिनट, ये किसी के धर्म और उसकी आस्था पर सवाल खड़ा करना। प्रीतपाल जी बैठे हैं, गुरुद्वारे जाएंगे, मेरी इच्छा होगी मैं भी संगत में शामिल हो जाऊंगा। किसी दरगाह पर मैं बैठा हूं, प्रीतपाल जी आएंगे, ये उस दरगाह में शामिल हो जाएंगे। इसको ये कहना, हमारे मित्र हैं मंदिर जाते हैं, मैं भी चला जाता हूं साथ में, तो इसमें कहां आफत आ गई? कोई आफत नहीं आई कोई भी। कांग्रेस या राहुल जी या प्रियंका जी इसका कारोबार नहीं करते, ये उनकी निजी आस्था। जावेद साहब, निजी आस्था तो है, लेकिन आजकल राजनीति में आस्था जो है निजी नहीं रह गई है। अब तो दिखावे की आस्था हो गई। कितना मंदिर आप जा रहे हैं, कितना बड़ा तिलक लगा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। ये सब कारोबार ये भारतीय जनता पार्टी और संघ करता है, कांग्रेस या अन्य दल नहीं करते। तो अब अखिलेश भी करने लगे ना। ये जो भी कर रहा है वो अपनी आस्था है। अगर आप फोकस कर रहे हैं किसी पर, आज पत्रकार जो है कोई भी किसी की निजता नहीं बची है। अच्छा, सार्वजनिक जीवन में निजता कुछ होती भी नहीं है, मेरा अपना मानना है। पत्रकार मीडिया, जब कोई नेता बाहर होता है तो वो फोकस करता है कि आज नेता इस दर्शन। अरे वो सब ठीक है। जावेद जी, आप ये जल्दी से बता दीजिए कि आप लोग किसको मनाएंगे यहाँ पर, किस भगवान को जगाएंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में? ये सवाल नहीं है, ये पंचायत का चुनाव है और देश का भाग्य विधाता यहाँ का आम नागरिक है, किसान है। ये खेती किसानी के इलाके का चुनाव है जो सरकार ने किया है। जिस तरीके से, जिस बेशर्मी के साथ ये झूठ बोल रहे हैं, आय बढ़ा दी है। अरे किसानों के साथ कदम कदम पे आपने छल किया। नाबार्ड कांग्रेस की संस्था नहीं है, सरकार की है। 17% आय कम हो गई। 2019 में एनसीआरबी का आंकड़ा है 5400 से अधिक किसानों ने उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर ली। ये कहां आप ले जाओगे? गन्ना किसानों का बकाया है, धान किसानों के साथ क्या किया? अरे भाई, आप वापस, अरे रुकिए, वापस आइए। पहले धर्म की बात किया, अभी मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। धर्म की बात पूरी कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। मनप्रीत सिंह जी, आप प्रीतपाल सिंह जी, माफ कीजिएगा, प्रीतपाल सिंह जी, जरा मुझे ये बता दीजिए कि अब आपके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो केजरीवाल साहब, वो क्या राम भक्त हैं या हनुमान भक्त हैं? ये तय कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको आना है और वो हनुमान भक्त से राम भक्ति में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, जैसे कि अभी दिल्ली में हम लोगों ने 5 जो अभी उपचुनाव हुए हैं नगर निगम के, इसमें 4 में जीत हासिल की, तो हम लोग ने नारा दिया जय श्री राम, हो गया काम जी। तो देखिए, देश हमारे राम का भी है और रहीम का भी है, वाहिगुरु जी का भी है और जीसस का भी है। सबके मानने वाले का देश है ये। और देश चलता है संविधान से, धर्म से नहीं चलता। धर्म एक आस्था का विषय है। अगर अरविंद केजरीवाल जी हिंदू हैं तो वो मानी सी बात है, वो मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारा बुलाया जाए। नहीं, पहले तो हिंदू नहीं थे ना, तो पहले तो सेकुलर थे। नहीं तो अब आजकल सेकुलरिज्म का वो खत्म हो गया है क्या? हमारे जो अग्रसर हैं, जो हमारे अगुआ हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? अगर राम है तो हैं जी, अगर रहीम है तो हैं, हनुमान जी हैं तो हैं, इसमें कोई 2-4 होने वाली बात ही नहीं है। इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। देश के अंदर जो कमियां, अभी इंडेक्स एक आया है 2014 का, जिसमें 2014 में इंडेक्स आया तो 55 नंबर पे हमारा देश था। 2015 में 80 नंबर पे था, 2016 में 97 नंबर पे, 2017 में 100 नंबर पे था, 2018 में 103 नंबर पे था, 2019 में 102 नंबर पे था और 2020 में 94 नंबर पे जब पहुंचा तो देश के जो कृषि मंत्री, उन्होंने संसद के अंदर बयान दिया, अरे हम लोगों ने तो कम किया है। कम कैसे किया? 2014 में तो 55वें नंबर पे था, तो अब तो 94वें नंबर पे है। जो देश हमारा पूरे विश्व में 10वें नंबर पे जो अनाज पैदा करने की मादा रखता है, उस देश का 30 से 40% जो अनाज है वो सड़ जाता है। 7 करोड़ भूखे बच्चों तक वो, अरे भाई आप फिर अभी मैं धर्म की बात सड़ जाता है। अब तो धर्म तो यही है सर, धर्म पेट के रास्ते से ही चलता है। भगत कबीर जी ने कहा था, भूखे भगत न कीजिए है माला अपनी लीजिए। श्री राम जी को उन्होंने कहा, अपनी माला पकड़ लो, मैं भूखे भगत तुम्हारी भक्ति नहीं कर सकता। तो भूखे भक्त तो किसी की भक्ति नहीं होगी, चाहे वो श्री राम का मानने वाला हो, चाहे अल्लाह का मानना हो, चाहे वाहिगुरु का मानने वाला हो, वो चलेगा तो पेट के रास्ते से। नहीं, किसको यहाँ उत्तर प्रदेश में किसको चलाएंगे? हनुमान को चलाएंगे या राम को चलाएंगे? राम, रहीम, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जैन मुनि सब चलेंगे जी।
देखिए सबसे बड़ी बात है ये आस्था का विषय, इसे राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अरे राजनीति आस्था चल रही हमारी जुड़ी हुई है, है राजनीति उसी पर एक एक एक्शन। तो ये राजनीति ये बनाया भाजपा ने ना। सुन लीजिए, जब प्रियंका गांधी ये ट्रेंड चलाया किसने? जी, ये ट्रेंड किसने तो चलाया? आप उन्हीं की फील्ड पर खेल रहे हैं ना, आप उन्हीं की पिच पर खेल रहे हैं। श्री राम में हमारी आस्था नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं? अल्लाह में मेरी आस्था नहीं है? बिल्कुल है। देव जी ने कहा था अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जब उपजा। पहले आप लोग को बंदे, अरे कोई बंदा नहीं है। 2014 के पहले ये सब आपको क्यों नहीं याद आता था? अरे 2014 के पहले भी हम लोग जब दिल्ली का चुनाव था तब भी हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह मत्था टेकने नहीं जाते थे ना। ये तो हमारी आस्था है ना जी, ये आस्था है। मगर जहां नेताओं का काम होता है हमारी व्यवस्थाएं पैदा करना जी, हमारी महंगाई को कम करना, हमारे बच्चों को सुरक्षा देना, हमारी बेटियों को बहनों को माताओं को सुरक्षा देना, ये काम होना चाहिए। ये काम नहीं होना चाहिए कि कौन मंदिर जा रहा, कौन मस्जिद जा रहा, कौन गुरुद्वारे जा रहा। अरे राजनीति आस्था का विषय, राजनीति आजकल इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। बंगाल की, वेस्ट बंगाल में देखिए ममता बनर्जी वहां पर शक्ति पाठ कर रही हैं, तो उधर भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर मंदिर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो राजनीति तो आजकल यही हो गई ना। कौन देख रहा है कि हंगर इंडेक्स कहां पर पहुंच गया? राजेश जी का जी, राजेश जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? आजकल हंगर इंडेक्स कोई नहीं देख रहा है कि कहां पर पहुंच गया। आजकल देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस एंगल में बैठे हैं, बैठे मंदिर में है तो लग रहा जैसे, और बताया भारतीय जनता पार्टी कर रही जैसे लग रहा कि वो अजान के लिए बैठे हुए हैं। तो राजनीति यही रह गई ना आजकल। 2-3 दशक की अगर राजनीति को देखेंगे तो इस राजनीति में ये देखने का कि धर्म को किस तरह से राजनीति से मिलाया जा रहा है, या कहें कि धर्म की मिश्री घोली जा रही है राजनीति में। और ये देखा देखी इन्होंने एक सभी दलों ने देखा कि एक पार्टी ने ऐसा किया है तो हम भी ऐसा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देखा देखी पूरे, चाहे आप दक्षिण में ले लीजिए, अपने दक्षिणी भारतीय राज्यों में, केरल में, या इधर आप बंगाल की आपने बात ही बताई, और दिल्ली की आप खुद ही देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम दर्शन कराएंगे रामलला के। आप लोग ऐसे कई योजनाएं डाल, ये क्या है? मतलब एक धर्म के नाम पे आप लोगों को एक तरह से संवेदनशील, देखिए धर्म व्यक्तिगत प्रश्न होता है लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे बहुत संवेदनशील जी। ये अब राजेश जी मुझे ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी तो इसकी चैंपियन है, वो इन लोगों से कई गुना आगे रहती है। अब ये लोग उसके पिच पर जाकर के खेल रहे हैं, क्या ये कोई मैच जीत पाएंगे? वो तो पक्के खिलाड़ी हैं जी, उसमें तो वो माहिर है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले की किसी मुद्दे को, वो राजनीति नहीं, वो धर्म को ही नहीं, किसी अन्य संवेदनशील मामले को भी वो बहुत अच्छे से लेके जाते हैं। उनका देखिए, मैंने बात की ना कि पार्टियों के कैडर के हिसाब से देखिए तो बीजेपी इस खेल में बहुत अच्छे से खेलती है कि उसके पास कैडर, वो कैसे मुद्दों को प्रोजेक्ट करती है, और जब तक वो प्रोजेक्ट करती है, वो मुद्दे वो उछाल के आगे निकल जाती, तब हम ये बाकी पार्टियां सोचती है कि अब हमें करना चाहिए। तो वो तो बहुत आगे है। आप ये समझ लीजिए कि वो विकास की दर है कि जैसे अमेरिका विकास की दर में हमसे बहुत आगे, हम उनसे बहुत पीछे होते हैं। तो वो गैप है इनकी और उनकी पार्टी। नहीं तो क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष है वो चैंपियन का सामना कर पाएगा? सामना कर पाएंगे, ये कतई नहीं। इनको नए मुद्दे निकालने चाहिए, दूसरों के मुद्दे पे न खेले। नहीं, क्या मुद्दे निकालने चाहिए आप बताइए ना। लेकिन मुझे तो लगता है कि फायदा मिलता है। चैंपियन है तो क्या हुआ, गुजरात में फायदा मिला था, कर्नाटक में फायदा मिला था, गोवा में फायदा मिला। लेकिन ज्यादा आपको फायदा आपके अपने मूल विचारों पे जाना होगा। पार्टियों को अपनी मूल स्थापना, जैसे जिस पार्टी की बसपा ने जिस चीज को स्थापना की लेके, समाजवादी पार्टी ने जिस, कांग्रेस जिस पार्टी के लिए जानी जाती, अगर उन मुद्दों को लेके नहीं चलेंगे तो आप उन्हीं में, जैसे आप तो नए जा रहे हैं, वो तो बने हैं। बीजेपी पहले से इस चीज को जान रही है, वो जान रही है वो क्या कर रही है। हम जब इन्हीं भावनाओं की बात करेंगे, धार्मिक भावनाओं को लेके चलने की, तो वो तो आपसे बहुत अच्छे से ढंग से वो चीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं और लोगों को लुभा रहे हैं भी। आप तो बहुत पीछे हैं। नहीं तो राजेश जी क्या करें? विपक्ष क्या शांत बैठ जाए? विपक्ष को भी तो दिखाना कि नहीं वो उनसे बड़े हिंदूवादी हैं। खाने से कुछ होना नहीं है, जो दिख गया वो पहले से पता कि कौन है। अब वो प्रोजेक्शन आपके ऊपर नहीं आ पाएगा। आपकी पहचान अलग हो चुकी है, उनकी पहचान अलग हो चुकी है। ठीक है। नहीं तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर? मतलब वही जातिवादी राजनीति करना चाहिए। अपने नए मुद्दों को लेकर, जैसे किसानों की बात है तो किसानों को लेकर चलें। जमीनी मुद्दे बहुत हैं अभी इस देश में। हम रोजगार की बात करें, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन राजेश जी एक मैं बहुत चीज समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको नहीं लगता कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सब चीजों को साथ में लेकर चलती है, उसी तरीके से विपक्ष भी कोशिश ये कर रहा है, बाकी मुद्दे तो हो
लेकिन उनको हिंदुत्व विरोधी ना समझा जाए, ये छवि भी अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी पार्टियों का प्रयास है कि हम भी एक तरह से समरस दिखने की बात करें, कि हम बहुल जो बहुमत है या कहिए बहुल संस्कृति, उसके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए चलिए उदय जी का रुख करेंगे। उदय नाथ सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये चलेगा नहीं आपका, क्योंकि आप चैंपियन से भिड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चैंपियन की चैंपियन है, चैंपियन ऑफ चैंपियन। जनता पार्टी चैंपियन झूठे वादे करके बन तो चुकी है, लेकिन अब उसका चैंपियनशिप समाप्त होने वाला है, क्योंकि उसने जितने भी वादे, चाहे वो दिल्ली की सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जितने भी वादे उन लोगों ने देश और प्रदेश के, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, जितने भी वादे किए वो सब झूठे साबित हुए। एक भी वादे पर उन्होंने काम नहीं किया है। और वही अगर आप उठा करके देखें, ये लोग आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। 18 राज्यों में सरकार है सर। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में भरपूर सरकार है, बहुमत की सरकार है। मध्य प्रदेश में सरकार है। कह रहा हूँ कि तमाम झूठे लुभावने वादे दे करके सरकार में तो आ गए, लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया था कि ये बहुत राम की कसम खा करके हमसे वादे कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से राम के नाम पर झूठ बोलने का काम नहीं करेंगे। कहाँ राम के नाम पर झूठ कहाँ बोल रहे हैं? वो कह रहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, और आप लोग पूछ रहे थे कि तारीख बताइए। वो तारीख बताना तो छोड़िए, मंदिर बनाना शुरू कर दिया। तो भाई ऐसा है, अगर ये झूठ नहीं बोल रहे थे, आपने जो नारा सुनाया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आपको याद होगा ये नारा लोगों ने 1991 में दिया था। आज इस देश की हुकूमत में कितनी बार रहे? 4 बार रहे हैं। उत्तर प्रदेश से वादा किया था कि रामलला हम आएंगे। अरे बना तो दिया, वादा तो पूरा कर दिया ना, तारीख भी बता दिया, नींव भी खुदवा दिया, मंदिर भी बनने वाला है। इन्होंने नहीं पूरा किया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया है जी, ये तो हमारी बेवजह लूट रहे हैं कि हमने निर्णय आने के बाद मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। अगर इनकी ठीक है, जो राम से झूठ बोल सकता है, राम की झूठी कसम खा सकता है, वो इस देश का चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, उनसे जो वादे किए हैं निश्चित रूप से झूठ बोल करके सत्ता में आने के लिए किए हैं। एक भी वादा पूरा करने का काम पिछले 4 सालों में नहीं किया। चलिए, आपको कुछ नहीं लग रहा, लेकिन वो कह रहे हैं पूरे पन्ने रंगे हुए हैं कि कितने काम कर दिए। जावेद साहब, राजेश जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, कह रहे हैं। उदयराज जी, ठीक है, आपकी बात हो गई। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि आप लोग चैंपियन ऑफ चैंपियन से भिड़ने जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा ट्रैक बदलने से। देखिए राजेश जी ने, मैं राजेश जी की बात से सहमत हूँ। अभी पिछले बार उन्होंने कहा था ये डेटा साइंस, ये जो आंकड़ों का विज्ञान भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, जनता इसको समझने लगी है। देखिए बहुत दिन आप चुनाव जीत लेना, सरकारों को गिरा लेना, अपनी सरकार बना लेना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? देश की एकता, अखंडता, देश का विकास, महंगाई से पीड़ित जनता को राहत, किसानों की समस्याओं का समाधान, ये है राष्ट्रवाद। अगर ये राष्ट्रवाद नहीं है, जो आंकड़ों का विज्ञान है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो जनसंघ के जमाने से बड़े नेता रहे, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कि हमारे दल की सरकार को, बस सुन लीजिए, आप मेरी बात, बहुत समय कम बचा है, जल्दी से बता दीजिए। कि बिल्कुल बता रहा हूं कि इनको अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार को ज्ञान नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार। लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं हो रही ना। अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है ये देख लीजिए ना। सरकार क्यों
राष्ट्रीयकरण के बजाय वो निजीकरण के रास्ते पर जा रही है। सारे लोग कह रहे हैं कि 11% 12% के हिसाब से बढ़ेगी देश की इकोनॉमी। कहाँ बढ़ गई, कब बढ़ जाएगी? अरे ये झूठे आंकड़े बढ़ेगी। 2019 में ईज ऑफ डूइंग में उत्तर प्रदेश 14वें पायदान पर था, 20 कोरोना काल में निकल गया और आपने बता दिया कि हमने देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। मनरेगा जिसको आपने कांग्रेस का स्मारक कहा था, नहीं तो क्या कहा था, नहीं क्या अगर वो मनरेगा ना होता, किसान ना होते तो इस देश की अर्थव्यवस्था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर। बिल्कुल ये झूठ। अरे जिस शासन काल में 50,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई बंद हो गई, इसी समय 1911 सरकार ने खुद बताया वो इकाइयां बंद हो गई, गुजरात में बंद हो गई, पूरे देश में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। 70 लाख 5 साल में रोजगार देने का वादा किया, 4 साल में 56 लाख देना चाहिए। आंकड़े झूठे हैं क्या? आंकड़े बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। इन आंकड़ों को कोई भरोसा नहीं कर रहा। अगर भरोसा कर रहा है आमदनी दोगुनी हो गई तो कर्मचारियों को वेतन के क्यों लाले हैं? जल निगम का विलय आपको क्यों करना पड़ रहा है? विभागों को तोड़ने का काम क्यों करना पड़ रहा है? बैंकों का मर्जर क्यों आपको करना पड़ रहा है? ये किसको आप समझा रहे हैं? अरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है? सरकारी संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। अब शेष ये बचा है कि देश का शासन भी जो है किस प्राइवेट कंपनी के हवाले किया जाए, लोकतंत्र को किस तरीके से खत्म किया जाए। किसान के पैरों में तो बेड़ियां डाल के और फांसी का फंदा भी उसके गले में डाल दिया कि जब चाहेंगे खींच देगा, मौत हो जाएगी। मध्यम वर्ग की क्या स्थिति है, निम्न वर्ग की क्या स्थिति है? आप देख रहे हैं झूठ कि जिस महिला को मकान नहीं मिला वो महिला का विज्ञापन छप रहा है प्रधानमंत्री आवास में। मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना में 8 साल का बिल उसके घर भेज दिया गया कि आपके पिताजी रोज खाना खा रहे थे और उनका 21 साल पहले स्वर्गवास हो गया। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है, इसको देखने का काम करना चाहिए। ठीक है, प्रीतपाल सिंह जी। राजेश जी कह रहे हैं कि जो काम आप कर रहे हैं कि हनुमान भक्त राम भक्त बनने का काम कर रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है आपका। देखिए, देश की जनता अब समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का नारा था, मोदी जी ने नारा दिया था, मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मगर ये नारा पलट चुका है, देश बचने नहीं दूंगा वाला नारा आ गया है। हम जनता के बीच में जाएंगे दिल्ली की तर्ज पर, जो दिल्ली में हम लोगों ने काम किया। दिल्ली में अगर दिल्ली सरकार बिजली मुफ्त दे सकती है, पानी मुफ्त दे सकती है, महिलाओं का आवागमन मुफ्त दे सकती है, किसानों को अपने जो 50,000 प्रति हेक्टेयर जो नुकसान होता है किसानों का उसको दे सकती है, प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपए सौर यूरिया लगाने का उनका किराया दे सकती है सालाना, तो उत्तर प्रदेश के भी सरकार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां कोलकाता में ऐलान किया है कि ऐलान सेवा देंगे लोगों को। ऐलान वाली तो ये पार्टी आंकड़ों की बाजीगिरी करना आदित्यनाथ और मोदी जी को तो आता है, मगर जमीन के अंदर कोई काम नहीं कर सकते घोटाले के अलावा कोई। इन्होंने कोरोना काल में भी किया, आपदा में भी अवसर को खोजा। कोरोना काल में ऑक्सीमीटर पे घोटाला किया इन्होंने। किस चीज पे इन्होंने घोटाला नहीं किया? तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के काम को लेके आएगी लोगों के बीच में। तो दिल्ली में हम लोगों ने अच्छे काम किए। हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, मुद्दों की राजनीति करेंगे। हम हिंदू के पास भी जाएंगे, मुसलमान के पास भी जाएंगे, सिख के पास भी जाएंगे, क्रिश्चियन के पास भी जाएंगे, पिछड़ों अगड़ों सबके पास जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में जिस लोगों के साथ गलत हुआ है उनको उनका अधिकार देने का काम, युवाओं को नौकरी देने का काम, जो भी हो सकता है एक नेता को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, वो हम करने का काम उसी को लेके उसी मुद्दों को लेकर जाए। ठीक। राजेश सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट क्या कह रहे हैं कि किस करवट बैठेगा ऊँट? ये तो पंचायती चुनाव, इसमें सभी पार्टियां देखिए किस तरह से चुनाव लड़ती, समर्थन देती हैं, मतलब ज्यादातर पार्टियां अपने किसी कैंडिडेट को, वो सामने आके नहीं जल्दी लड़ना चाहती। और दूसरी बात देखिए, इस बार जो है अपना सिंबल भी दे रही है जिला पंचायत में। स्थानीय मुद्दे इसमें जरूर रहेंगे और स्थानीय मुद्दे देखिए नर्सरी है। पंचायत चुनाव जो है एक तरह से भविष्य के राजनीतिज्ञों की नर्सरी है, और इसमें जो भी अच्छे से कैंडिडेट का चुनाव करके लेके जाएगा वो देश की दिशा तय करेंगे। और इसमें ये तय है कि जो भी पार्टी अच्छे से कैंडिडेट का चुनाव करेगी और स्थानीय मुद्दों को साथ आगे बढ़ेगी, वही इस पंचायत चुनाव में बाजी मारेगी। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो लोग सीधे अपनी जनता से कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को और जो स्थानीय लोकल मुद्दे हैं उसको उठा पाएंगे,
वो इसमें सफल होंगे, ऐसा कहना है राजनीतिक विश्लेषक का। लेकिन सवाल ये है कि जब अखिलेश यादव संगोष्ठी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चौपाल कर रही है, कांग्रेस भी जल यात्रा निकाल रही है, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर अपनी तमाम कोशिशें कर रही है, ऐसे में कामयाब कौन होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हर साल बनेगा सफलता का साल। LIC लेकर आए हैं आपके लिए LIC बीमा ज्योति, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष गारंटी